हेलो एवरीवन, कल हमने क्लास के अंदर दो प्रोविजन पूरे कंप्लीट कर लिए थे। वन इज सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 एज वेल एज सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। दोनों केसेस में एक कॉमन बात है, सप्लायर इज लाइबल टू पे जीएसटी, मतलब फॉरवर्ड चार्ज। तो फॉरवर्ड चार्ज है, नॉर्मल चार्ज है, सप्लायर जीएसटी पे करने के लिए लाइबल है। और यदि सप्लायर जीएसटी पे करने के लिए लाइबल है, यदि आपने गुड सप्लाई किया तो आपको याद रखना पड़ेगा 12 सब सेक्शन 2, और यदि आपने सर्विसेज सप्लाई किए तो आपको याद रखना पड़ेगा सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। प्रोविजंस आपके सामने लिखे हुए हैं, तो हमें क्या करना है, ओनली प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी में दिमाग लगाना है। प्रोविजन याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रोविजन अप्लाई करना सीखना है। Questions related to section 12 of section 2. Yes, ready everyone. Question number 1. Determine the time of supply. Determine the time of supply. Yes. Now we come to the first point, that is a DOI, date of invoice. Date of invoice में सप्लायर ने बिल बनाया तो 4 अप्रैल 2025, 25 करो 26 करो एक ही बात है। मैं तो कंसेप्ट समझने से मतलब है, आप चाहो तो पूरे डेटा को 26 में कन्वर्ट कर लो, नहीं करो तो भी चलेगा। तो सप्लायर ने बिल बनाया 4 अप्रैल 2025, सप्लायर ने रिमूव किया, याद होगा कल अपने पूरा कंसेप्ट पढ़ा था। रिमूव किया 5 अप्रैल 2025, डिलीवरी ऑफ गुड्स 7 अप्रैल, डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 10 मार्च 2025, अदर इंफॉर्मेशन सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। क्या क्या कंप्यूट करना है आपको, आवाज नहीं आ रही, क्या कंप्यूट करना है? पहला पॉइंट, टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई मतलब जीएसटी की लायबिलिटी कब अराइज होगी, तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 2। यदि आपने कोई भी गुड्स यदि सप्लाई किया है तो जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी कब? डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। कोई कंफ्यूजन है किसी को? अब देखना है ध्यान से, आपको देखना भी आना चाहिए। तो सप्लायर ने कब बिल बनाया? हेलो, सप्लायर ने कब बिल बनाया? सर सप्लायर ने बिल बनाया 4 अप्रैल 2025। कंपेयर विद ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, तो वापस से देखो सप्लायर को कब बिल बना लेना चाहिए। ये डिपेंड करता है 3 केसेस, चार्ट आपके सामने बना हुआ है सेक्शन 31 वाला। उसमें 3 नॉर्मल सप्लाईज, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स और गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल ये बात बोली नहीं है, कंटिन्यूअस सप्लाई वाली बात भी नहीं है, नॉर्मल सप्लाईज। तो नॉर्मल सप्लाईज में वापस से 2 बातें होती है, क्या बेटा? एवरीवन प्रोविजन देखते जाओ, वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट और वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। इफ सप्लाईज इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब बिफोर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। तो व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा? बिफोर एट द टाइम ऑफ रिमूवल। और रिमूवल का डेट क्या है? 5 अप्रैल 2025। मींस डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस 4 अप्रैल, डेट ऑफ इनवॉइस 4 अप्रैल, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रिमूवल। समझ में आया कि नहीं आया? कोई जल्दी नहीं अपने को, बेटा समझ में आ रही बात? नहीं आ रही तो समझ, किसने बोला समझना है? समझना ही नहीं है। तो सबसे पहले देखो बेटा टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, ए और बी नहीं, एक तो नहीं है। टाइम ऑफ सप्लाई का पहला कोई पॉइंट क्या लिखा, जल्दी बताओ बेटा, पढ़ना आता है? पढ़ना ही नहीं आता। टाइम ऑफ सप्लाई क्या लिखा पहले बताओ? हाँ, तो डेट ऑफ इनवॉइस कितनी बेटा देख के बताओ, यू आर जीनियस। तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस वाला पन्ना ओपन करो फटाफट। लाइफ इज वेरी इजी, टिप टॉप के करना है, 3rd क्लास का बच्चा भी कर सकता है। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या हो, जल्दी बताओ बेटा। इफ सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, इफ सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स दैट इज अ रिमूवल। तो रिमूवल क्या है देख के बताओ। क्या समझ में? समझना ही नहीं है, टीपना है। क्या बोलते हैं इसको? दिमाग तो लगता है लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग में। ये तो टीप टाप के कोई भी कर सकता है, कोई 4th ग्रेड का बच्चा होगा वो भी कर लेगा। करना क्या है? डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, फॉर्मूला लिखा हुआ है, डेट ऑफ इनवॉइस 4 अप्रैल है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस इफ सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट। क्या बेटा? इफ सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट। तो यदि सप्लाई मूवमेंट यदि इन्वॉल्व कर रहा है तो आपको क्या लेना है? रिमूवल ऑफ गुड्स। और दोनों में से आपको क्या लेना है? विच एवर इज अर्लियर। ये क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई होगा। टाइम ऑफ सप्लाई मतलब जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी। कब अराइज होगी? 4 अप्रैल 2025। लॉक कर दूं?
लास्ट बेंच, समझ में आ रही बात? कंफर्म? यस. नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 2. Point number 2 is date of invoice 5th March 2025. Removal of goods. कोई बच्चा बोले, पहले मैं बोल देता हूं, मुझे पता है. ठीक है. पूरा डेट चेंज होती है तो लफड़ा हो जाता है. आपको पता है 29 ओनली लीप ईयर में होता है. 29 लीप ईयर. लीप ईयर मतलब दैट इज डिवाइडेड बाय 4. तो 28 Feb 2025. तो 5th मार्च या रिमूवल 28 Feb, डिलीवरी 3rd Feb, डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 15th मार्च. अदर इंफॉर्मेशन सप्लाई इन्वॉल्व. हेलो, मेन प्रोविजन थोड़ी चेंज होगा. आपको क्या चाहिए? टाइम ऑफ सप्लाई. टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? बार बार फॉर्मूला देखो. जिन बच्चों को कंफ्यूज होने की आदत होती है, कुछ बच्चे क्या होते हैं बिना मतलब कंफ्यूज भी होते हैं. मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता. किसने बोला आना चाहिए? क्या होता है, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम इंसान की साइकोलॉजी से होती है. इंसान को जो खत्म करती है ना, उसकी साइकोलॉजी खत्म करती है. माइंड में सेट होता है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा. किसने बोला होना है? कुछ करना ही नहीं है. टिपो. चीजों को एंगल बदलना पड़ता है. क्या बदलना पड़ता है? तो एंगल क्या करना है? टीपना है. सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में टाइम ऑफ सप्लाई क्या दिया हुआ है? डेट ऑफ इनवॉइस. तो डेट ऑफ इनवॉइस क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 5th मार्च 2025. और दूसरा क्या लिखा है बेटा? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट. और यदि सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट होगा तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा? ऑन और बिफोर रिमूवल. वी आर जीनियस. whichever is earlier. तो earlier क्या हुआ? 28 Feb 2025. ये तो पता है ना कि फरवरी पहले आता है, मार्च पहले आता है. मजाक करता है. चलो, कम बैक टू द पॉइंट. नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? डेट ऑफ इनवॉइस 22nd Feb, रिमूवल 29th April, डिलीवरी 4th June, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 14th April. अदर इंफॉर्मेशन सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स. क्या कैलकुलेट करना है? टाइम ऑफ सप्लाई. सर टाइम ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला फिक्स्ड है. फिक्स्ड है क्या? डेट ऑफ इनवॉइस. तो डेट ऑफ इनवॉइस के अपना यहाँ पे टिप टाप के बोलना है 22 मई 2025 कंपेयर विथ. आवाज नहीं आ रही? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस. और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा? सप्लाई नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट. और नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट टिप टाप के बोलो ऑन और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स. ऑन और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स. क्योंकि मूवमेंट नहीं है. डिलीवर या मेड अवेलेबल टू रेसिपिएंट. क्या क्या ज्यादा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और डिलीवरी यहाँ पे क्या दी हुई है? 4th June 2025. whichever is. क्या आएगा आंसर? टाइम ऑफ सप्लाई 22 मई 2025. लॉक कर दो एवरीवन. नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 4. डेट ऑफ इनवॉइस 28 जुलाई, रिमूवल ऑफ गुड्स 5th June, डिलीवरी 25th June, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 10th जुलाई. अदर इंफॉर्मेशन सप्लाई नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट. पॉइंट नंबर 4. सर टाइम ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला तो वही रहने वाला है. जीएसटी की लाइबिलिटी राइज होगी कब? आवाज नहीं आ रही? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है? 28 जुलाई 2025 कंपेयर विथ. आवाज नहीं आ रही? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस. ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या है यहाँ पे? सप्लाई नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट. इट मीन डिलीवरी ऑफ गुड्स दैट इज 25th June 2025 whichever is. So right answer is 25th June 2025. I think clear to everyone in the class. कोई confusion? Question number 2. Time of supply in case of continuous supply of goods. Question number 1 में कोई डाउट था किसी को? ईमानदारी से नहीं है? Question number 2. Yes. Point number 1.
डेट ऑफ इनवॉइस 1 Feb 2025, डेट ऑफ रिमूवल 2 है, क्योंकि कंटिन्यूस सप्लाई है ना, तो 2 बार रिमूव होता है। वैसे इतना गैप नहीं होता, यहाँ पे इतना गैप दे रखा है। तो डेट ऑफ रिमूवल 2 है, 15 जन और 7 मई। प्रैक्टिकली इतना गैप नहीं होगा। तो डेट ऑफ रिमूवल 15 जन एंड 7 मई 2025। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मतलब सप्लायर ने जो स्टेटमेंट दिया होगा वो लेटर, लव लेटर नहीं लेटर, समझ में आया, पेपर में लिख के कि कितना दूध दिया होता ना, कोई रिलेटिव भी आया था, वो डोकरा डोकरी कल ही बात की थी ना, ठीक है, अरे घर पे नहीं बोलने का, पहले बोलता हूं मैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दैट इज 5 Feb 2025, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 2 Feb 2025। आपको कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ सप्लाई। क्या कैलकुलेट करना है? टाइम ऑफ सप्लाई। प्यारा बच्चा, लास्ट में यदि कोई भी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स की जाती है तो लास्ट में व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? यदि आपने कोई भी गुड्स यदि कंटिन्यूसली बेसिस पे आपने सप्लाई किया तो कंटिन्यू टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जीएसटी की लायबिलिटी कब राइज होगी? जल्दी बोलो, तेज, फास्ट, तुम बोलो। या तो स्टेटमेंट इश्यू किया होगा या पेमेंट रिसीव्ड किया होगा। स्टार्टिंग में कुछ रिवीजन हुआ था। ये तो DDUI है। क्या है बेटा? ये ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस है। टाइम ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला चेंज नहीं होता। वापस से टिप टाप के बोलो बेटा। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लियरली दिया हुआ है डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? लॉक कर दूं, आगे बढ़े। सप्लायर ने बिल कब बनाया? सप्लायर ने बिल बनाया, ये तो देखना आता है सबको एवरीवन, तो जल्दी से देख के आओ। सप्लायर ने बिल कब बनाया? कब बनाया? ये कौन बोला 5 Feb? या फर्स्ट क्लास में भेज दूं मैं? कि मैंने पहले ही बोला था कि मैं ज्यादा लेवल की बातें नहीं करता। मेरा पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैं 2 चीजों पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाता हूं, 1 ऑब्जर्वेशन एंड 2 प्रेजेंस ऑफ माइंड। जनरली क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका एब्सेंट होता है। ये डेवलप करना है। क्या डेवलप करना है? प्रेजेंस ऑफ माइंड। सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बहुत गलत है। कौन सा फॉर्मूला? 12 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? एक ही चीज है, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड ऑब्जर्व। मैंने बोला सप्लायर ने बिल कब बनाया, ये लिखा हुआ है बेटा। क्या लिखा हुआ है? 1 फरवरी 2025। कोई कंफ्यूजन है किसी को? पीछे से कुछ उल्टा पुल्टा दिख रहा हो किसी को? ठीक है, मजाक करता है। तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा? अब देखो, आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 31। तो सेक्शन 31 में क्लियरली दिया हुआ है कि यदि सप्लायर ने कंटिन्यूसली बेसिस पे यदि सप्लाई की है तो सप्लायर क्या करता है? स्टेटमेंट भी इश्यू करता है और पेमेंट भी रिसीव्ड करता है, व्हिचएवर इज अर्ली। ये ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस है। क्या बेटा? ये टाइम लिमिट फॉर इशूइंग इनवॉइस है। क्या ये टाइम लिमिट फॉर इशूइंग इनवॉइस? फॉर्मूला देखते हैं ना, तो यहां पे क्या आएगा? टाइम लिमिट फॉर इशूइंग द इनवॉइस दैट इज द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा? व्हेन सप्लाई इशू द स्टेटमेंट 5 Feb 2025 कंपेयर विद डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो पेमेंट कब रिसीव हुआ? 2 Feb 2025। इन दोनों में से अर्लियर ले लो, फिर इनमें से अर्लियर ले लो, या डायरेक्टली ऐसे बोलो सर तीनों में से अर्लियर लेना है। बात तो एक ही है ना। तो तीनों में से अर्लियर क्या होगा? हेलो एवरीवन, देखो ध्यान से, क्या होगा? 1 फरवरी, 5 Feb और 2 Feb। तो ऑब्वियसली व्हिचएवर इज अर्लियर। तो जीएसटी लायबिलिटी अराइज होगी 1 फरवरी 2025। गुड मॉर्निंग, समझ में आ गई बात सबको एवरीवन? सप्लायर ने बिल बनाया 21 अप्रैल 2025, रिमूवल 15 अप्रैल, 30 अप्रैल, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट 7 अप्रैल, डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 10 मई 2025।
टाइम ऑफ सप्लाई, प्यारी बच्ची फर्स्ट बेंच, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? ये तो चेंज थोड़ी होगा। तो जीएसटी की लायबिलिटी आपकी कब राइज होगी? दैट इज द डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा? डेट ऑफ इनवॉइस होगा आपका दैट इज 21 अप्रैल 2025 एंड ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट किस केस में? इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई। और कंटिन्यूस सप्लाई के केस में ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होता है? जब सप्लायर ने स्टेटमेंट इशू किया। कब किया? 7 अप्रैल 2025 कंपेयर विद जब आपने पेमेंट रिसीव्ड किया 10 मई 2025 विच एवर इज अर्लियर। तो जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी 7 अप्रैल 2025। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? लॉक कर दूं? नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। पहला क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1 रेडी एवरीवन? Date of removal of goods 1st April, date of issue of invoice 15th April, date of acceptance by recipient 5th April or date of receipt of goods 25th April 2025. What is our time of supply? जिससे पूछो ओनली वही। सेकेंड बेंच राइट हैंड साइड, व्हाट इज आवर टाइम ऑफ सप्लाई? इन केस गुड सेंट ऑन अप्रूवल, देख लो ध्यान से बेटा, यदि सप्लायर ने अप्रूवल बेसिस पे ही माल दिया है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? देख के बताओ। अप्रूवल पे दिया है, गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल, तो यदि गुड्स अप्रूवल बेसिस पे दिया है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इनवॉइस, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। हाँ बेटा तुम बोलो, तेज बोलो। बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ्स वाला क्या? 6 मंथ्स कब से काउंट होगा? 6 मंथ्स जब से गुड्स रिमूव हुआ है, विच एवर इज लेटर। लेटर तुम बताओ मिड में, सेकंड बेंच। हाँ टाइम ऑफ सप्लाई तो सेम ही रहेगा, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 टाइम ऑफ सप्लाई में कोई चेंज नहीं, ड्यू डेट वही चेंज हो जाएगा यदि आपने अप्रूवल पे दिया तो तुमने जो आंसर दिया वो किसका था? टाइम ऑफ सप्लाई का नहीं था, वो किसका आंसर था? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस का था। किसका था? समझ में आई बात बेटा? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा आपका? डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज समझ में आई बात? तो सप्लायर ने बिल कब बनाया? सप्लायर ने बिल कब बनाया? 15th अप्रैल 2025 कंपेयर विथ ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस चेंज हो जाएगा क्योंकि अप्रूवल पे दिया है। तो जिस दिन आपने अप्रूवल के लिए रिमूव किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जब रेसिपिएंट एक्सेप्ट करेगा उसको अपन बोलते हैं बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई का मतलब नॉट रिमूवल, सप्लाई का मतलब एक्सेप्टेंस बाय रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट ने कब एक्सेप्ट किया? आवाज नहीं आ रही। हेलो, रेसिपिएंट ने कब एक्सेप्ट किया? देखिए बताओ बेटा। रेसिपिएंट ने एक्सेप्ट किया है 5th अप्रैल 2025 कंपेयर विथ 6 मंथ्स। क्या लिखा हुआ बेटा? फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। डेट ऑफ रिमूवल क्या है? 1 अप्रैल 2025। क्या कह रहा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?
तो आपका जो डेट ऑफ रिमूवल है वो 1 अप्रैल 2025 से टिप टाप के लिख लिया होगा। अब 6 महीने कैसे काउंट होगा, दैट विल बी काउंटेड फ्रॉम द, कैसे काउंट करना है आपको, नेक्स्ट डे से। नेक्स्ट डे क्या होता है, 1 अप्रैल का क्या है, 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल से लेके 1 मई, ये क्या हो गया, 1 महीना हो गया। ये तो शायद आपने स्टेज के अंदर पढ़ा होगा कि यहां पे अपन ने क्या किया, 2 को कंसिडर किया नेक्स्ट डे, तो यहां पे 2 तारीख नहीं होगा, 1 तारीख होगा पूरा महीना। आपने कहीं देखा भी होगा कोई मंथ बोलता है तो मंथ ऐसे ही काउंट करता है। यदि आज 1 तारीख है तो आपने नेक्स्ट डे से बोला तो आपने 1 दिन पहले खत्म कर दिया। कुछ लोग ऐसे ही बोल देते, 1 से लेके 1, आप 1 से लेके 1 बोल दो, या 2 अप्रैल से लेके 1 मई, क्योंकि 2 वापस से काउंट नहीं होगा, क्योंकि रीजन बिहाइंड दैट वो पूरा मंथ आपका कंप्लीट हो गया है। समझ में आ रही बात एवरीवन? किसी को कंफ्यूजन है? वापस से रिपीट करता हूं, आपका मंथ कहां से काउंट होगा, 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल का मतलब ये हुआ कि आप इसको 2 अप्रैल से बोल दो या 1 अप्रैल से लेके 1 मई बोल दो, तो जो मंथ आपका जो काउंट होगा, जो मंथ जो आपका कंप्लीट होगा, दैट विल बी कंप्लीटेड ऑन 1 मई। तो 1 मई को 1 महीना, तो 1 जून को 2 महीना, तो ऐसे आप काउंट कर लो कितने महीने हो गए, 6 महीने कब कंप्लीट होंगे, 1 अक्टूबर। एक बार काउंट करके देखो, किसी को काउंट करना नहीं आता वो पहले काउंट करना। अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, तो 1 अक्टूबर को क्या हो गया, आपका 6 महीने कंप्लीट हो गया। तो 6 मंथ्स आपके कब कंप्लीट हुए, 1 अक्टूबर को। तो यहां पे कौन सी डेट लिखेंगे अपन, 6 मंथ्स के बाद वाली डेट। तो 6 मंथ्स कब कंप्लीट हो गए अपने, तो 2 अक्टूबर 2025, विच एवर इज अर्लियर। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? आई रिपीट, वापस से पूरी बात कर लेते हैं। यदि आपने कोई भी कुछ यदि अप्रूवल में बेसिस पे दिया तो सप्लायर ने बिल बनाया, सप्लायर ने बिल बनाया, डेट इज 15 अप्रैल, ये आ गया। फिर उसके बाद हमें ड्यू डेट और इनवॉइस लेना है। ड्यू डेट और इनवॉइस क्या होगा अपना, जब रेसिपिएंट ने एक्सेप्ट किया, डेट इज 5 अप्रैल, ये भी आ गया। और 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, तो 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल का मतलब क्या हुआ, 2 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर, ये आपके हो गए 6 मंथ्स। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? कोई डाउट? तो आंसर क्या आएगा, जल्दी बता दो बेटा। 5 अप्रैल 2025, 5 अप्रैल 2025, that is our time of supply. I think clear to everyone in the class. Now we come to the point number 2, date of removal 1 April, date of invoice 15th November, date of acceptance 5th November, date of receipt of payment 10th April. Time of supply. टाइम ऑफ सप्लाई वही सेम, डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। सप्लायर ने बिल कब बनाया, 15th नवंबर 2025, कंपेयर विद ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा, जब रेसिपिएंट ने एक्सेप्ट किया। रेसिपिएंट ने कब एक्सेप्ट किया, 5th नवंबर 2025, कंपेयर विथ 6 months from the date of removal, वो क्या डेट होगी, 2 अक्टूबर 2025, विच एवर इज अर्लियर। क्या आंसर आएगा, क्या हुआ बेटा, ये डेट तो चेंज नहीं हो रही है ना, क्योंकि आपका इन डेटा से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। जो आपको कैलकुलेट करना है वो कहां से कैलकुलेट करना है, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, तो डेट ऑफ रिमूवल 1 अप्रैल से लेके 6 महीने काउंट कर। समझ में आ गई बात, विच एवर इज अर्लियर। तो आंसर क्या आएगा आपका, 2 अक्टूबर 2025। आंसर क्या आएगा,
2 अक्टूबर 2025, तीनों में से जो भी अर्लियर होगा, तो अर्लियर क्या होगा? 2 अक्टूबर। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन, कंफर्म? कुछ बच्चे कंफ्यूज रहे, कोई कंफ्यूजन? ना, पेज चेंज करो। अब अपन बात करेंगे सर्विसेज की। अब हम बात करेंगे सर्विसेज की। अभी अपन किसकी बात कर रहे थे? आवाज नहीं आ रही, किसकी बात कर रहे थे? गुड्स। तो अब आपको किसकी बात करनी? यदि कोई सप्लायर ने सर्विसेज यदि प्रोवाइड की, यदि किसी सप्लायर ने यदि कोई सर्विसेज यदि प्रोवाइड की, तो जीएसटी का लायबिलिटी कब अराइज होगा? यदि सप्लायर टैक्स पे करने के लिए लायबल हो। 13 सबसेक्शन 2। 13 सबसेक्शन 2 को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। कितने में? 3 में किया था, 4 में कहां किया था? कितने एरो बनाए? 3 ही तो बनाए। ये तो मेरी आदत है, बेकार है, मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि मुझे पता है जो पढ़ा रहा हूं बहुत इजी है, इसमें दम नहीं है, और ये यूट्यूब में फ्री में मिलता है आजकल। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। दिस इज इंपॉर्टेंट। मुझे रिजल्ट लाना है तो मुझे मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप करना है। आजकल नॉलेज की वैल्यू नहीं रही, एक जमाने में होती थी, जब इंटरनेट नहीं होता था, चैट जीपीटी नहीं होता था, तो नॉलेज का बहुत वैल्यू था। आज नॉलेज का वैल्यू नहीं है। आज है मेरे हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो नॉलेज नहीं है, आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है आपका रिजल्ट, और आपका रिजल्ट आपके दिमाग पर बेस्ड है, और दिमाग काम करता है प्रेजेंस ऑफ माइंड पे। किस पर डिपेंड करता है? और यही तो खोया रहता है, किसके ख्यालों में पता नहीं, जो भी है अपन भटकते रहते हैं। कम बैक टू द पॉइंट। क्या बात हो रही बेटा? क्वेश्चन नंबर 13 सबसेक्शन 2 अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 बातें आएगी। नंबर 1, यदि सप्लायर ने जो भी टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 31, यानी कल ही पढ़ा था, वापस से बात करेंगे, तो 31 के अंदर जो भी आपका प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर सप्लायर ने बिल बनाया, तो क्या कंसिडर करेंगे? डीओआई, देख के बोलो, डीओआई और डीआरओपी विच एवर इज अर्लियर। और यदि सप्लायर ने प्रेस्क्राइब्ड टाइम पीरियड के अंदर यदि इनवॉइस इशू नहीं किया, तो डीओआई की जगह क्या लेंगे? आवाज नहीं आ रही, देख के बताओ। डीओपीओएस, डीओपीओएस, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, जब सर्विसेज कंप्लीट हुई, और कंपेयर विथ डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और यदि दोनों प्रोविजन अप्लाई नहीं हुए, तो जब रेसिपिएंट ने सर्विसेज को अपनी बुक्स में दिखाया, वो वाली डेट कंसिडर की जाएगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि सप्लायर को कब तक बिल बना लेना चाहिए? सेक्शन 31। और सेक्शन 31 को भी अपने 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। नॉर्मल सप्लाईज, नॉर्मल सप्लाईज में बैंक एफआईज और एनबीएफसी है, तो विद इन 45 डेज के अंदर सप्लायर बिल बना लेगा। और यदि इन 3 के अलावा कोई और सप्लायर है, तो 30 डेज के अंदर सप्लायर को बिल बना लेना। और कंटिन्यूस सप्लाई और सर्विसेज के केस में अपने 3 पॉइंट्स पढ़े थे। वेदर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एसर्टेनेबल, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, यदि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं है तो जब पेमेंट रिसीव्ड होगा, और यदि पेमेंट इज लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ इवेंट, तो जब वो इवेंट कंप्लीट होगा, वो हमारा होगा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। प्रोविजन तो आपने पढ़ भी लिया, वापस से देखते हैं ना। हमें क्या सीखना है कि जो प्रोविजन है उसको हम अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं, साथ में करके देखते हैं। रेडी एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 1। मैंने पहले ही बोल दिया था आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। डेट ऑफ प्रोविजन का मतलब समझ में आ गया, डीओपीओएस, आपने सर्विसेज कब कंप्लीट की? 10 अप्रैल। सप्लायर ने बिल बनाया 30 अप्रैल। डेट ऑन विच द पेमेंट रिसीव 15 मई। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? जीएसटी की लायबिलिटी कब अराइज होगी? थर्ड बेंच, राइट हैंड साइड। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा? हेलो, गुड मॉर्निंग। ये आप प्रोविजन पढ़ के देखो बेटा, ना ना बेटा ऐसे एक दूसरे को ना देखो, सामने देखो। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 पे टिपो नहीं है, किसी के यार कॉपी देना इसको। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? टाइम ऑफ सप्लाई। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये जल्दी में बेटा बताओ।
क्या लिखा हुआ है? लेकिन DOI DOROP लूंगा या DOPOS या DOROP लूंगा, पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा, हेलो सप्लायर्स, ये आपने बिल टाइमली बनाया या नहीं। यहां पे बाय डिफॉल्ट प्रोविजन नहीं है, ये इफ है। यहां पे ए प्रोविजन नहीं है, 2-3 प्रोविजन है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वाला टाइम सप्लाई अप्लाई करना है। यहां पे हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते DOI DOROP, क्योंकि DOI तभी एप्लीकेबल होगा यदि सप्लायर ने प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर इनवॉइस इशू किया होगा। देखो ध्यान से देखो, पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट DOI नहीं है, यहां डिफरेंस है। सर आपने तो एक ही बताया था, खत्म हो गया, वो कहां था? जब गुड सप्लाई किया हो। यहां पे अपन किसकी बात कर रहे हैं? सर्विसेज की। ये इंडिकेट भी करता है क्या ये, और वो तो मैंने पहले ही हेडिंग लिख दी थी यहां, तो सेक्शन 13 सबसेक्शन। तो यदि कोई भी सर्विसेज यदि सप्लाई की जाती है तो बाय डिफॉल्ट DOI नहीं है, बाय डिफॉल्ट नहीं है। चेक करना पड़ेगा कि क्या सप्लायर टाइमली बिल बना रहा है या सप्लायर लेट बिल बना रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो बेटा, यही लिखा हुआ है नोट्स में। और यदि सप्लायर ने यदि प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर यदि इनवॉइस इशू किया हो, तब आप क्या कंसीडर करते हो? DOI और DORP। इसका मतलब मैं फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लिख सकता, पहले मुझे चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? कि सप्लायर को कब तक बिल बना लेना चाहिए। तो चलना पड़ेगा, क्लास से नहीं चलना पड़ेगा। तो फिर किधर चलना पड़ेगा? सेक्शन 31 की दुनिया में। तो सेक्शन 31 जल्दी से ओपन करो बेटा। तो सेक्शन 31, हेलो एवरीवन। तो क्या यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये बैंक है, FIs है, NBFCs है। तो भैया साइलेंट में कभी भी एक्सेप्शन और स्पेसिफिक केसेस को नहीं लिया जाता, साइलेंट में जनरल को लिया जाता है। तो जनरल का मतलब क्या हुआ? अदर देन बैंकिंग कंपनी, अदर देन FIs और अदर देन NBFCs। तो नॉर्मल में कितने टाइम पीरियड के अंदर इनवॉइस इशू करना होता है? आवाज नहीं आ रही? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। आपने सर्विस कब सप्लाई की? आवाज नहीं आ रही? आपने सर्विसेज कब सप्लाई की? 10 अप्रैल। आपको बिल कब तक बनाना होगा? 30 डेज। 10 अप्रैल के लिए 20 दिन कहां से काउंट होंगे? 11 से। तो 20 दिन अप्रैल के, ये तो आता है ना सबको, 20 दिन अप्रैल के 21, 22, 23, सॉरी 10 अप्रैल 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 11 से लेके 30 अप्रैल कितने हो गए? 20 डेज अप्रैल के, 10 डेज मई के। तो मींस 30 दिन कब तक बिल बन जाना चाहिए? 10 मई तक बिल बन जाना चाहिए। और बिल कब तक बन गया? बिल कब तक बन गया? हेलो, बिल कब तक बना लिया? 30 अप्रैल। तो क्या 30 डेज में बिल बना कि नहीं बना? एक बार वापस से समझ लो, मुझे क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, पॉइंट नंबर 1 या पॉइंट नंबर 2, क्योंकि दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। पॉइंट नंबर C तो एक्सेप्शन है, जब 1 और 2 दोनों अप्लाई नहीं होते तब C की बात होती है। तो C पे तो मैं जंप ही नहीं कर रहा, मैं तो A और B की बात कर रहा हूं। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। अब सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में A अप्लाई होगा या B अप्लाई होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सप्लायर ने प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर इनवॉइस इशू किया कि नहीं किया। तो उसके लिए मुझे चलना पड़ेगा सेक्शन 31। और सेक्शन 31 में दे रखा है कि सप्लायर बिल कितने टाइम पीरियड के अंदर बनाएगा? विद इन 30 डेज। ये 30 डेज कहां से काउंट होगा? मैं कर क्या रहा हूं? मैं जंप नहीं मारता, मेरा एक स्टाइल है, एक वर्ड को पकड़ लेता हूं, उसको तोड़ता रहता हूं, आगे बढ़ता रहता हूं। दिल चाहता है, दिल नहीं चाहता। हमें करना क्या है एज ए स्टूडेंट? मैंने पहले आपको बोला था, पढ़ने का तरीका भी सिखाऊंगा, वर्डिंग को तोड़ तोड़ के हमें आगे बढ़ते जाना है और कुछ नहीं करना। विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो सप्लाई ऑफ सर्विस जब आपने सर्विसेज प्रोवाइड की तो 10 अप्रैल के 30 दिन में बिल बनाना था। तो 10 अप्रैल के 30 दिन का मतलब होता है 10 मई तक बिल बनाना था। यह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यदि एक भी स्टेप नहीं समझ में आया तो इमीडिएटली बोलो
बिल कब तक बनाना था? 10th मई। बिल कब तक बन गया? 30 अप्रैल। क्या विद इन 30 डेज है? आंसर इज यस। और यदि सप्लायर ने, बोलो मेरे साथ, यदि सप्लायर ने विद इन 30 डेज यदि बिल बना लिया तो पॉइंट नंबर ए। और पॉइंट नंबर ए में क्या लिखा हुआ देख के बताओ? टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एवरीवन? इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाऊं। बेईमानी में मुंडी मत लाना, हाँ तुम्हारे पास ही आने वाला हूं मैं। तो सप्लायर ने बिल कब बनाया? 30 अप्रैल 2025। सप्लायर ने बिल कब बनाया? 30 अप्रैल 2025। इसको कंपेयर किया जाएगा जब आपने पेमेंट रिसिप्ट किया। और पेमेंट कब रिसिप्ट किया? 15 मई 2025, विच एवर इज अर्लियर। क्या है यार? जीनियस। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? आगे कंटिन्यू करूं? अब मैं तुम्हारे पास हूं, ये तो मैंने करा दिया, अब पोल खुलने वाली है तो तुम्हारे पास आने वाला हूं। तो अभी भी वक्त है, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो पहले। कोई डाउट है किसी को? पर उसके लिए क्या होना चाहिए? आपके पास प्रोविजन होने चाहिए। तो सबके पास एक बेंच में एटलीस्ट एक प्रोविजन तो सामने होना चाहिए, जिससे कि आप प्रोविजन बार बार देखते जाओ। क्योंकि मुझे यहां पे प्रोविजन समझाना नहीं है, क्योंकि प्रोविजन अपन कल समझ चुके। आज तो हमें सीखना है कि जो प्रोविजन जो कल तुमने बोला था, मजा आया था, सर आ रहा है, उसको अप्लाई करना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं आज? अप्लाई करना न्यूमेरिकल के अंदर। क्योंकि एग्जाम में प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाले। पूरा का पूरा आपका न्यूमेरिकल पेपर बनेगा। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था आपको फर्स्ट डे। यस, आगे बढ़ू ईमानदारी से। यस, पॉइंट नंबर 2, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज 10th अप्रैल, डेट ऑफ इनवॉइस 30 अप्रैल, डेट ऑन विच पेमेंट रिसीव्ड। दो पार्ट में पेमेंट रिसीव्ड हुआ है। पार्ट 1 15th अप्रैल, पार्ट 2 10th मई। और जनरली सर्विसेज में बहुत बार क्या होता है कि तुम लोग ही करते हो, सर 2000 रुपए लो, सर अभी 10,000 12,000 लो, सर फिर 10 दिन बाद वापस से आपको दे देंगे। तो बहुत बार पेमेंट ऐसे थोड़ी ना पूरा पेमेंट एक साथ आता है, वो भी आता है। कुछ बच्चे पूरा पेमेंट भी एक साथ दे देते हैं, कुछ बच्चे 2-3 बार में पेमेंट देते हैं, कुछ 3-4 बार में पेमेंट देते हैं। सर क्या क्या होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब जब जब पेमेंट रिसीव होगा, जब जब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सेम प्रोविजन। कौन सा? टाइम ऑफ सप्लाई। मींस पार्ट 1 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई अलग निकाला जाएगा, पार्ट 2 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई अलग निकाला जाएगा। क्योंकि जो पेमेंट पहले रिसीव हुआ पहले टैक्सेबल हो जाएगा, जो पार्ट 2 के अंदर जो पेमेंट रिसीव हुआ उसके ऊपर अलग टैक्स होगा। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं। तुमने बैच ज्वाइन किया, तुम जून में आए, तुमने जून के अंदर मुझे 12,000 रुपए दे दिए। तो अब 12,000 रुपए आ गए तो 12,000 के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। फिर 2 महीने बाद बच्चे ने बोला सर बाकी फीस और ले लो, तो तब वापस से मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो वेन एवर द पेमेंट इज रिसीव्ड, तो एवरी पार्ट के लिए आपको टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना है। लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला और थीम वही रहेगी। यदि कोई भी सर्विसेज यदि प्रोवाइड की जाती है, यदि कोई भी सर्विसेज यदि प्रोवाइड की जाती है, तो टाइम ऑफ सप्लाई पहले अपन पार्ट 1 का निकालते हैं, जितना पार्ट 1 में आपने अमाउंट रिसीव्ड किया है। पार्ट 1 मतलब अमाउंट, जितना अमाउंट आपने रिसीव्ड किया। लास्ट बेंच राइट हैंड साइड, टाइम ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या होगा यदि कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो? नहीं, यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां पे बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। दो ऑप्शन है, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी। यहां पे यदि सप्लायर ने टाइमली बिल बनाया तो डीओआई डीआरओपी, और यदि सप्लायर ने टाइमली बिल नहीं बनाया, आवाज नहीं आ रही, यदि सप्लायर ने टाइमली बिल नहीं बनाया, डीओपीओएस और डीआरओपी विचेवर जलिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्या सप्लायर ने 30 डेज, क्योंकि 45 डेज कब लेते? बैंक, एफआईज और एनबीएफसीज। तो बैंक और एफआईज और एनबीएफसीज नहीं है, तो क्या होगा? 30 दिन। 30 दिन कहां से काउंट होगा? 10th अप्रैल।
तो 10 अप्रैल से 10 मई तक 30 दिन में बिल बना लेना चाहिए। और बिल कब तक बना? 30 अप्रैल। बिल बनना चाहिए था 10 मई तक और आपने 10 मई के पहले बिल बना लिया, इसका मतलब प्रेस्क्राइब्ड टाइम पीरियड के अंदर बिल बन चुका है। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा? फिर आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो पार्ट 1 के लिए क्या अप्लाई होगा? DOI और DOROP विच एवर इज अर्लियर। कोई बताएगा DOI डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? डेट ऑफ इनवॉइस 30 अप्रैल 2025। पार्ट 1 में जो पेमेंट आपने रिसीव्ड किया वो कब रिसीव्ड किया? 15 अप्रैल 2025 विच एवर इज अर्लियर। राइट आंसर। जो पार्ट 1 में जो आपने अमाउंट रिसीव्ड किया है उसके लिए होगा आपका 15 अप्रैल। पार्ट 2 के अंदर जो आपने अमाउंट रिसीव्ड किया है, अगेन सप्लायर ने तो टाइमली बिल बनाया है, सप्लायर को बिल बनाना था 10 मई तक, बिल बन गया 30 अप्रैल। तो प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर बिल बनाने की वजह से आपका जो प्रोविजन होगा वो सेम ही रहेगा, DOI DOROP विच एवर इज अर्लियर। DOI क्या है? 30 अप्रैल। पेमेंट रिसीव्ड क्या है? 10 मई विच एवर इज दैट इज 30 अप्रैल। लॉक कर दो एवरीवन। ईमानदारी से बताओ किस किस को नहीं आया? सबको आ गया? पॉइंट नंबर 3, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस 10th अप्रैल, डेट ऑफ इनवॉइस 15th मई। ना सब नहीं बोलेंगे। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस 10th अप्रैल, डेट ऑफ इनवॉइस 15th मई। अगेन दो पार्ट में आपने पेमेंट रिसीव्ड किया है। मिड में प्यारा बच्चा, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पार्ट 1? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तेज बोलो। टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। आवाज नहीं आनी चाहिए, उसी की आनी चाहिए जिससे पूछ रहा हूं। तेज बोलो। नहीं पता लेफ्ट वाला बच्चा? तुम बताओ बेटा। आगे। हाँ, DOI और DROP। तुम बताओ बेटा। क्यों? सप्लायर को 30 डेज में बिल बनाना था, इसका मतलब बिल बन जाना चाहिए था 10 मई। और जबकि बिल कब बना? आवाज नहीं आ रही। बिल कब बना? कितने डेज में बिल बनाना होता है? विद इन 30 डेज। 30 डेज कब कंप्लीट हुए? 10th मई को, जबकि बिल बना 15th मई को। ओहो, तो यहां पे DOI की जगह क्या कंसिडर किया जाएगा? DOPOS। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया एवरीवन? तो पार्ट 1 में आप क्या लिखोगे? DOPOS और DOROP विच एवर इज अर्लियर। तो राइट आंसर क्या आएगा? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस 10th अप्रैल और 6 अप्रैल। 10th अप्रैल और 6 अप्रैल विच एवर इज अर्लियर। तो राइट आंसर इज, लॉक कर दूं? नाउ वी कम टू द पार्ट 2। बगल वाला प्यारा बच्चा, बगल वाला। यस, पार्ट 2 के अंदर क्या करेंगे? दूसरा वाला कौन सा फॉर्मूला है? सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां भी बिल आपका टाइमली कहां बना है? बिल बनना चाहिए था 10th मई को, जबकि बिल बना है 15th मई को। तो जो पॉइंट नंबर बी है, DOPOS क्या है आपका? 10th अप्रैल। और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या है? 25th मई विच एवर इज अर्लियर। तो राइट आंसर क्या आएगा? 10th अप्रैल। लॉक कर दो एवरीवन। यस, फोर्थ।
डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज 10th अप्रैल, डेट ऑफ इनवॉइस 22 मई, डेट ऑन विच द पेमेंट रिसीव 12 मई 2025। प्यारा बच्चा तुम बताओगे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? क्यों? 10th अप्रैल से 10th मई विद इन 30 डेज के अंदर बिल बनना चाहिए, जबकि बिल बना है 22 मई आफ्टर 30 डेज। तो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा पॉइंट नंबर बी, डीओपीओएस। क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा? डीओपीओएस और डीओआरओपी विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज क्या है? 10th अप्रैल, और पेमेंट कब रिसीव्ड हुआ? 12th मई। तो राइट आंसर इज 10th अप्रैल। लॉक कर दूं? अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। जो प्रोविजन अपन ने कल पढ़े थे उनकी एप्लीकेबिलिटी के बाद आपको ये प्रोविजन माइंड में सेट होने लग गया है। समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। Determine the time of supply in case of continuous supply of services where contract provide for monthly payment up to 10th of the succeeding month। मतलब यहाँ पे इन्होंने ड्यू डेट ऑफ पेमेंट दे रखी है कि जो भी आपका मंथ है, मंथ एंड होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा, सक्सीडिंग का मतलब होता है नेक्स्ट, अगला। तो जैसे अभी कौन सा मंथ चल रहा है? जुलाई। तो जुलाई एंड होने के बाद जो सक्सीडिंग आने वाला मंथ, जून या मई, अगस्त, वैसे जुलाई के बाद तो अगस्त ही आता है। तो अगस्त की 10th क्या हो गई? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट हो गई। क्या हो गई? जिस मंथ में आपने सर्विसेज प्रोवाइड की है उस मंथ एंड होने के बाद जो भी आपका सक्सीडिंग नेक्स्ट मंथ है उसका जो 10th है दैट इज अ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज गिवन। Entry of provision of services in the book, date of invoice, due date of payment, date of receipt of payment, time of supply. Yes, ready everyone? Yes, last second bench में कॉर्नर वाली लेफ्ट वाली बच्ची, yes। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर्विसेज प्रोवाइड की 30 अप्रैल को, इनवॉइस बना 7 मई को, पेमेंट ड्यू डेट ऑफ पेमेंट 10th मई, डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 16 मई, टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 10th मई। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 10th मई। बीच में कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मजे लेना। क्या लेना है? यदि आपको समझ में आ जाए कि कुछ और है या सही है जो भी है तो बोलना नहीं है बीच में, सिर्फ मजे लो। मैं सबके पास आऊंगा, मैं फेस सबके रीड करता है तो मुझे पूरा आइडिया रहता है किसको क्या समझ में आ रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, इधर मिड में प्यारी बच्ची, तेज बोलना। टाइम ऑफ सप्लाई इसके हिसाब से 10th मई, 10th मई भी सही हो सकता है लेकिन मुझे पूरी क्लास को इन्वॉल्व करना है, तो पूरी क्लास तो नहीं लेकिन कुछ बच्चों से तो पूछूं एटलीस्ट। चल जल्दी बोलो। 10th मई। बगल वाली बच्ची तेज बोलना। 10th मई। आगे वाली बच्ची बेटा ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, यही होगा। मिड वाली बच्ची बिल कब तक बन जाना चाहिए? तो क्या करूं? ठीक है, तुम्हारा ओपिनियन बाकी। बगल वाली बच्ची चलो इतना एक्सप्लेनेशन दे दिया तो फर्दर मैं ही बता देता हूं, समझना बात। बहुत सारे बच्चों को क्लियर भी हो गया होगा इतना एक्सप्लेनेशन के बाद। जिनको नहीं हुआ है सामने देखो। सिंपल, यदि कंटिन्यूस लेवल पे यदि आपने सर्विसेज सप्लाई की तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर बिल बनाए या नहीं बनाए। तो आप जल्दी से चार्ट ओपन कर लो, सेक्शन 31 वाला। उसमें राइट हैंड साइड पे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज दी हुई है। तो
सप्लायर को कब तक बिल बनाना होता है? यदि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, याद आया, यदि कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट दिया हुआ है तो बिल कब तक बन जाना चाहिए? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट तक बिल बन जाना चाहिए। यस और नो? बिल कब तक बन जाना चाहिए? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट मतलब 10th मई तक बिल बन जाना चाहिए। क्या बिल टाइमली बना या लेट बना? हेलो, 31 वाला चार्ट आपको टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बताता। सेक्शन 31 वाला चार्ट आपको ओनली टाइम लिमिट बताता है इशूइंग द इनवॉइस। तो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए तो आपको कहां जाना पड़ेगा? वापस से सेक्शन 13 सब सेक्शन 2, क्योंकि बिल बन जाना चाहिए था 10th मई और आपने बिल पहले बना लिया, मतलब टाइमली बिल बना लिया। और यदि टाइमली बिल बना लिया तो सेक्शन 13(2) क्या कहता है? डीओआई। तो आपका आंसर क्या आएगा? डीओआई और डीओआरओपी विच एवर इज अर्ली। ईमानदारी से बताना, मैं वापस से बोलता हूं, ईमानदारी से बताना किन किन को नहीं समझ में आया, जिन्होंने कल क्लास अटेंड की थी, प्रोवाइडेड दैट, क्योंकि प्रोविजन कल पढ़ा था। आज मैं प्रोविजन नहीं समझा रहा हूं, प्रोविजन अपन कल पढ़ चुके। मैं तो आज से प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी सिखा रहा हूं। तो जो बच्चे कल भी प्रेजेंट थे, आज भी प्रेजेंट थे, यदि किसी को डाउट है तो पूछो। ये क्लियर है? ईमानदारी से तो बाद में पोल खुलेगी, क्योंकि मैं तो पूछ लूंगा। हाँ, ये दो प्रोविजन है, ए और बी, लेकिन ए और बी के लिए, ए और बी किस में दिया हुआ है? ये ए और बी का है सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 13(2) अप्लाई करने के लिए आपको पहले कहां जाना पड़ता है? जल्दी बोलो। सेक्शन 31 चार्ट देखते जाओ बेटा। तो सेक्शन 31 बोलता है कि यदि कोई सप्लायर, बोलो मेरे साथ, यदि कोई सप्लायर यदि कंटिन्यूस लेवल पे यदि सर्विसेज यदि प्रोवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है? तो सप्लायर को बिल कब तक बनाना पड़ेगा? देख के बताओ। यदि कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट दी हुई है, क्या बोला मैंने? यदि कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट यदि दी हुई है तो बिल बन जाना चाहिए ड्यू डेट ऑफ पेमेंट तक, मतलब बिल बन जाना चाहिए 10th मई। और जबकि आपने बिल कब बनाया बेटा? 7th मई। इसका मतलब 10th मई तक बिल बन गया। और 10th मई तक बिल बन गया तो अपन क्या कंसिडर करेंगे? प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर इनवॉइस इशू हो गया। आपका आंसर होगा डीयूआई और डीआरओपी विच एवर इज अर्लियर। अब आया समझ में? कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आता है, क्यों आता है? क्योंकि 12(2) और 13(2) का स्टाइल अलग है। 12(2) में फॉर्मूला फिक्स था। यदि आपने कोई भी गुड्स यदि सप्लाई किया तो टाइम ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला बदल नहीं जाता, वहां पे फॉर्मूला एक ही था, डीओआई डीडीओआई विच एवर इज अर्लियर। फिर डीडीओआई चेक करना पड़ता था वहां पे, या उल्टा है। यहां पे फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड होता है कि क्या प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर बिल बनाया या लेट बनाया। तो इसलिए हमें पहले 13(2) पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? पहले 31 देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? 31। और 31 में दिया हुआ है कि यदि आपने कंटिन्यूस सर्विसेज यदि आपने सप्लाई की तो जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है तब तक आपका बिल बन जाना चाहिए, मतलब 10th मई तक बिल बनाना था और आपने 7th मई तक बिल बना लिया, मतलब प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर बिल बन गया है। तो डीओआई डीओआरओपी विच एवर इज अर्लियर। बहुत बार क्या होता है, कुछ बच्चों को याद नहीं होता, उसको बोलते समझ नहीं आया। याद होना और समझने में अंतर होता है। याद तो 9 बार रिवीजन करने के बाद होता है, और समझने का मतलब होता है टिप टाप के मैं बात को समझ पा रहा हूं क्या, तो वो आपको चेक करना है। अभी आपको ये चेक नहीं करना कि आपको रिटेन हो गया क्या, रिटेन पे दिमाग नहीं लगाना, आपको अंडरस्टैंडिंग में दिमाग लगाना है। मींस जो प्रोविजंस दिए हुए हैं क्या वो सही अप्लाई हो पा रहे हैं कि नहीं, तो हम अप्लाई कर पा रहे हैं। क्योंकि हमें समझ में आया ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या बन गया अपना? टाइम लिमिट फॉर इशूइंग द इनवॉइस। 10th मई तक बिल बनाना था, बिल बन गया 7th मई तक, तो अपना आंसर आ गया डीओआई डीओआरओपी। तो डीओआई क्या है? 7th मई, और डीओआरओपी क्या है? 16th मई। तो राइट आंसर इज, बोलो बोलो आवाज नहीं आ रही, 7th मई और 16th मई, 7th मई। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? आगे कंटिन्यू करूं। पॉइंट नंबर 2, एंट्री ऑफ प्रोविजन 31st मई, डेट ऑफ इनवॉइस 14 जून,
ड्यू डेट ऑफ पेमेंट 10 जून, डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 12 जून। थर्ड बेंच राइट हैंड साइड। यस बेटा। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तेज बोलना। टाइम ऑफ सप्लाई जिससे पूछो ओनली वही। आ बेटा। क्यों? क्योंकि बिल बन जाना चाहिए था 10th मई तक। सर ये 10th जून कैसे आया? सॉरी 10 जून तक बिल बन जाना चाहिए था। 10 जून कैसे आया? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। यदि कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट दे रखी है तो बिल इनवॉइस इशू होना चाहिए ड्यू डेट ऑफ पेमेंट मतलब 10 जून। जबकि नालायक ने सप्लायर ने बिल कब बनाया? 14th। टाइमली बनाया लेट बनाया? लेट बनाया। तो पॉइंट नंबर ए नहीं, पॉइंट नंबर बी। और बी में क्या लिखा हुआ है? तेज बोलो। पॉइंट नंबर बी में क्या लिखा है? DOPOS और DOROP विच एवर इज अर्लियर। मजा ही आ गया, आनंद ही आनंद। Time of supply would be DOPOS or DOROP, whichever is earlier. Date of provision of services क्या है बेटा? तुम बताओगी देख के। 14 जून या 10 जून? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज क्या है? 10 जून या 14 जून? तेज बोलना। 31 मई। ये तो इनवॉइस है, ये पेमेंट है। मुझे क्या चाहिए? DOPOS, that is the date of provision of services 31 मई और डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 12th जून, विच एवर इज राइट आंसर इज। लॉक कर दूं? मैंने पहले ही बोला था सबसे इजी सब्जेक्ट है जीएसटी। इससे इजी सब्जेक्ट मैंने आज तक कभी नहीं देखा। बड़ा ही मजा आ रहा है। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 3। एंट्री ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज 30 जून, डेट ऑफ इनवॉइस 10th जुलाई, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट 10 जुलाई, डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 8 जुलाई। फर्जी। आपको बिल कब तक बना लेना चाहिए? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट 10 जुलाई और 10 जुलाई तक आपका बिल बन गया। तो क्या बिल टाइमली बन गया? क्या बिल टाइमली बन गया? बन गया। तो क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई? DOI और DOROP विच एवर इज अर्लियर। DOI क्या है? 10 जुलाई। DOI क्या है? DOROP विच एवर इज। समझ में आया कि नहीं आया? और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन टाइम अपना हो गया। बाकी अपन कल कंटिन्यू करेंगे, कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। जितना मैंने पढ़ा है पढ़ के आना, क्योंकि जो बच्चे अटक रहे थे बहुत ज्यादा, ये क्लास एक प्लेटफॉर्म है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चे मेरे से पूछते हैं मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आई डोंट हैव द आंसर। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए कितने घंटे याद करना चाहिए कि गर्लफ्रेंड पड़ जाए बॉयफ्रेंड पड़ जाए? कितने घंटे वो याद आना चाहिए? कोई रूल होता है क्या? नहीं होता रूल। देयर इज नथिंग ए रूल। रूल ये है कि आपको यदि याद नहीं आ रहा है क्लास के अंदर जिन बच्चों को अभी प्रोविजन नहीं समझ में आया तो बेटा आपको घर जाके सबसे पहले यही पढ़ना है, ये करो। तो कितने घंटे पढ़ना है ये डिपेंड करता है कि क्लास में आपको वो समझ में आया कि नहीं आया। यदि आपको एक बार में समझ में आ गया तो 2 मिनट के अंदर एक बार रिकॉल कर लो, खत्म कहानी, फिर आराम से एंजॉय करो। और आज की क्लास के अंदर यदि वो कंसेप्ट यदि आपको समझ में नहीं आया, बहुत ज्यादा टाइम लगा और लास्ट में जाके समझ में आया, तो आपको क्या करना है? एक बार वापस से पूरे के पूरे सारे प्रोविजन रिकॉल करने। मीन आपकी जो स्टडीज होती है वो फिक्स्ड फॉर्मेट पे नहीं चलती, वो आपके समझने के आधार पे डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम डिवोट करना है। लेकिन रूल यही रहेगा कि वो समझ में आ जाना चाहिए। बाय टू ऑल ऑफ यू।